नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो आपदा, जो त्रासदी उत्तराखंड के जोशीमठ में आई है, लगातार देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो गांव के लोग हैं लगातार परेशान है कि उनके घरों में दरारें आ रही है, जिसकी वजह से वो चिंतित है कि वो घरों पे रहे या वहां से विस्थापित हो जाए। बता दें कि राज्य की जो उत्तराखंड सरकार है, पुष्कर सिंह धामी, वो भी लगातार इस विषय को लेकर के चिंता कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये समस्या शुरू हुई है, बात अगर हम 1976 की करें तो उस समय भी ये चिंता जताई गई थी और इसको लेकर के कमेटी भी गठित की गई थी। और बात अगर हम करें कि उस कमेटी को अगर प्रोग्राम जो बनाए गए थे, क्या अगर उस पे काम किया गया होता तो ये जो समस्या 2022 में देखने को मिल रही है वो होती या नहीं होती। हम इन तमाम मुद्दों में इस वक्त चर्चा करने जा रहे हैं मशहूर भूवैज्ञानिक और राज्य आंदोलनकारी बलवीर सिंह जी से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मैम। जिस तरीके से देखने को मिल रही है, जो आपदा आ रही है उत्तराखंड में, लगातार देखने को मिलता है कि बहुत खूबसूरत वो राज्य है, पहाड़ियां हैं, वादियां हैं, लोग अक्सर वहां पर जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए और प्रकृति ने इतने अच्छी तरीके से संजो रखा है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें इस वक्त आ रही है कि लोग वहां पर परेशान हैं, उनके घरों पर दरारें आ रही है, चिंता का विषय बना हुआ है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? साइंस क्या कहता है इसके पीछे? साइंस मैम ऐसा है कि प्रकृति से यदि छेड़छाड़ ना हो तो ये सब एक्टिविटी के बाद ही, छेड़छाड़ होने के बाद ही ये सब दुर्घटनाएं होती हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जोशीमठ है, ये पुराने लैंडस्लाइड जोन पे बसा हुआ, पुराना कभी सदियों पहले हो गया। क्योंकि जो ये शहर है ये कत्यूर राजाओं ने बसाया था। 5वीं सदी से 11वीं सदी तक हो रहे हैं। और 8वीं सदी में ये यहाँ पर शंकराचार्य जी ने यहाँ पर ये मठ की स्थापना की थी। तो इतना पुराना इतिहास है उसका और स्टेबल एरिया था, स्थिर जगह थी। लेकिन अब क्या है कि इसमें कुछ नीचे इसके बॉटम में नदी है, अलकनंदा बहती है, उधर से भी दौलगंगा बहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर कटिंग होती है, टो कटिंग होती है। तो उसकी वजह से वो शुरुआत उधर से हुई और ऊपर से जो है कि उधर पानी का जो रिसाव होता है वो अनप्लैन्ड होने की वजह से उसमें एरिया में वो प्रदर्शित हुआ 70 के दशक में, 1970 के आसपास में। और 76 में जाके उन्होंने एमसी मिश्रा जी की कमेटी बनी। ये कमेटी क्या थी जो कि बनाया गया था, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए कि उस समय सरकार ने क्या किया था इस कमेटी को लेकर के। ऐसा है कि उस कमेटी में 18 सदस्य थे। उसमें जियोलॉजी से लेके उधर ये आईटीबीपी के लोग थे, सेना के लोग थे, लोकल प्रतिनिधि थे और ये कमिश्नर गढ़वाल जो थे वो खुद थे, डॉक्टर मिस्टर एमसी मिश्रा। तो उन्होंने उसके बाद में एक अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें कुछ उन्होंने सुझाव दिए थे। सबसे बड़ी बात है कि उन सुझावों पे अमल हुआ कि नहीं हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि प्रोजेक्ट तो आ जा रहे हैं, लेकिन वो पिछले विगत 50 वर्षों में क्या हुआ, उन सुझावों का क्या हुआ? किसी ने सोचा कि सीधे 2000 के बाद आके डामों को दोषी ठहराना चालू कर दिया। उससे पहले कुछ हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो क्या हुआ, वो सबसे बड़ी बात है। ये मेरा कहना है। और जियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये अनस्टेबल एरिया है। इसमें जो है ना, क्योंकि ये फ्रेगाइल एरिया है बहुत ही जियोलॉजिकली, तो इसमें जो स्लोप्स हैं, जो रॉक टाइप हैं, जो उसमें जो मटेरियल है, उसमें स्लाइड मटेरियल, उसमें अगर पानी जाएगा तो मूवमेंट होगा ही होगा। 3 दिन पहले हमने महसूस किए, जिससे दरारें बढ़ रही हैं तो बहुत सारे लोग मकान खाली करके चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी उसके नीचे हैं, हम लोग हैं, जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त, उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ कि वो कहाँ जाएंगे। वो लोग, रोजगार खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन जैसे कह रहे हैं कि ये आपदा जो है वो कुछ लोगों का मानना है
कि ये जो ITBP या अन्य भवन बने हैं उनका पानी जो जमीन में है उससे हो रही है। क्यों सॉइल मैकेनिक्स जो है ना, तब तक सॉइल मैकेनिक्स नहीं कहलाया जाता है जब तक उसमें पानी न मिले। तो पानी मिल गया तो सॉइल मैकेनिक्स अपने अल्टीमेटली स्टार्ट हो जाती है। तो ये है उसमें, और पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं, फिर प्लानिंग है किस तरह से आपने बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो किया कि नहीं किया, वो सबसे बड़ी बात है। वो अनप्लान्ड है, मतलब कुछ नहीं है कि कोई 5 मंजिल का मकान बना रहा है उसको पूछने वाला नहीं, कोई नाली कहीं डाल रहा, पानी जाना है उसका निकास कहाँ होगा उस किसी के ने ध्यान नहीं दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है ये उसी का नतीजा है जो त्रासदी जोशीमठ में आज हो रहा है। प्रकृति का वो भी कह सकते हैं, लेकिन उसको एकदम नकारा नहीं, मतलब दोषी नहीं ठहरा। आप प्रोजेक्ट को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। प्रोजेक्ट में अगर वो मानकों के अनुसार उन्होंने काम नहीं कर रहे हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट को मानकों के अनुसार उसमें जो सपोज टनल है, टनल का एरिया उन्होंने अगर पूरा स्कैन नहीं किया, ढंग से स्कैनिंग नहीं हुई उसकी, तो उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए। और उन मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं तो दोषी ठहरा सकते हैं। अगर वो मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं तो उनको दोषी नहीं ठहरा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 1976 के बाद जो रिकमेंडेशन थी, उन रिकमेंडेशन को फॉलो किया कि नहीं किया, वो बड़ा मुद्दा है। सर, जिस तरीके से आप एक साइंटिस्ट हैं, साथ ही आपने बताया कि आप एक आंदोलनकारी भी रहे हैं, तो इसको लेकर के आपने एज अ साइंटिस्ट और एज अ आंदोलनकारी क्या मुहिम चलाई, किस तरीके से सरकार को अवगत कराने की कोशिश करवाई थी इस समस्या को लेकर के? ऐसा मैम, एक्चुअली मेरे गांव में ऊखीमठ में क्या हुआ कि 2002 में मैंने देखा कि पहाड़ से कुछ दरकना स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद मैंने उसमें कुछ विजिट की उस एरिया की, उसकी रिपोर्ट बना के दी, डीएम साहब को दी। उसके बाद लगातार फॉलो करता रहा कि ये एरिया जो है ना एक्टिव एरिया है, इसको ट्रीटमेंट किया जाए ताकि लोगों की जान माल की हानि ना हो। 2002 से 2012 सितंबर जाते जाते वो एरिया निकल गया और उस अतिवृष्टि की वजह से वो एरिया निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि उस आपदा में इंक्लूडिंग मैं भी सफ़र किया, मेरा घर भी गया। तो ये दर्द है, ये बहुत बड़ा दर्द है कि 10 साल तक मेरा जैसा आदमी, उस विषय का जानने वाला, उस पे काम करने वाला, उस पर बोलने वाला, लिखने वाला और लगातार फॉलो करना। हालांकि गांव वालों की तरफ से थोड़ा बहुत मदद मिली, मतलब हेल्प मिली, हड़ताल भी की उसमें, हड़ताल की। इस तरह से ये सिस्टम चल रहा है। तो जब आपने हड़ताल की थी, इसको लेकर के आवाज उठाई थी, तो सरकार की ओर से कुछ आश्वासन या फिर कुछ चीजें की गई हो? इस आश्वासन ये है कि हम कर रहे हैं, हमारे पास आदमी नहीं है। ये बहाने नहीं होते हैं कि हमारे पास आदमी नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। हम ये होता है। फिर फंड नहीं है, फंड का प्रॉब्लम है। फंड एक्चुअली उसमें क्या था कि उनके पास ये उनका बोलना है कि हम जो फंड जो लाएंगे तो दूसरे डिपार्टमेंट से लाएंगे। वो उनके पास कुछ एलोकेट नहीं था, मतलब जो डिजास्टर के नाम से जो फंड आता है तो वो डिजास्टर के नाम पे फंड नहीं था। शायद मेरे ख्याल में अब उन्होंने कुछ वित्त आयोग में कुछ चेंज हुए हैं, शायद अभी चालू हो गया कि जो पहले ही जो है ना उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ फंड दे देते हैं कि जिस तरह से आइडेंटिफाई हो गया कोई एरिया तो उसके लिए अभी चालू हो गया, शायद कुछ उन्होंने एलोकेट कर दिया उस। अच्छा, जिस तरीके से जोशीमठ में जो परिवार है, हजारों की तादाद में वहां पे रहते हैं लोग, तो उनका ये आरोप है कि राज्य सरकार जो प्रोजेक्ट ला रही है वर्तमान समय में, वो उसकी वजह से ये जिम्मेदार है और ये दरारें आ रही हैं। तो इस पे आप क्या राज्य सरकार को दोषी ठहराएंगे, क्या कहना चाहिए? जैसा कि मैंने कहा मैम पहले कि 1976 से कमेटी की रिपोर्ट आ रखी है, उन्होंने अपने सुझाव दे रखे हैं और प्रोजेक्ट तो 2000 के बाद ही आए हैं। 25 साल तो उधर 25-26 साल उधर चले गए। 25-26 साल के बाद में अगर इन्होंने जो उसके बाद में ज़्यादा बढ़े हैं और इन्होंने मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहे तो तब ये दोषी हैं। और जो उनका जो ऊपर जो ड्रेनेज पैटर्न था, जो ड्रेनेज को इन्होंने डाइवर्ट किया कि पानी जाना, उसका निकासी जो सीवेज सिस्टम है उसको प्रॉपर है कि नहीं, वो उसको लोगों ने फॉलो किया है या जोशीमठ में चल रहा है तो तब तो ठीक है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि वो उस एरिया में ये अतिवृष्टि होती तो आज से कई साल पहले ही ये हो जाता, क्योंकि अतिवृष्टि में ज़्यादा नुकसान होता है। उस एरिया में टावर लगे हैं
उससे तड़ित जब भी होती है, अतिवृष्टि होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, तड़ित चालक की वजह से वो ग्राउंड में चले जाते हैं, ठीक है ना, और वो सब्सिडाइज हो जाता है, उसकी वजह से जो है ना अतिवृष्टि नहीं हुई। इन केस वो अतिवृष्टि हो जाती तो जो हर एक घर में बने जो पिट हैं वो एक बम है, तो वो क्या होता है, हर एक घर का एक एक पिट टूटता। तो और आज की डेट में 603 घर तबाह हो चुके हैं, तो उनका क्या होता। तो ये आपको विकास को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, इसमें पब्लिक दोषी है, सरकार भी दोषी है, उतनी पब्लिक भी दोषी होती है कि जो मानकों के को नहीं मानती है जी। बिना इजाजत के जो मकानों का निर्माण करवा रहे हैं, होटल्स वहां पे बन रहे हैं, ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। निर्माण तो होते हैं, निर्माण होना चाहिए, लेकिन उसमें एक पैरामीटर फिक्स होता है, बिल्डिंग बायलॉज क्या बोलता है उसके अनुसार हो ना, उसके अनुसार होना चाहिए, उसको मानकों के अनुसार काम हो तो सब ठीक है, हर एक चीज़ होनी चाहिए, बिल्डिंग होटल भी जरूरी है। अच्छा, जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी सीएम है वहां के, और वो कहीं ना कहीं परिवारों को वहां से विस्थापित करने की भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ये जरूरी है वहां से विस्थापित करना परिवारों को? नहीं, मैं विस्थापन के फेवर में नहीं हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि उस एरिया का प्रॉपर स्कैनिंग हो, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, जो दरारें हैं कहाँ हैं, कितनी हैं, उसका ज्ञात किया जाए, उसको देखा जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो उस एरिया का, ताकि लोग फिर से अपने घरों में जा सकें, वापस जा सकें और उसमें रहें। विस्थापन एक सुझाव नहीं है कि कहाँ तक विस्थापन करते रहेंगे आप इस एरिया में से निकले दूसरे एरिया में गए, वहाँ ये विस्थापन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है वो। तो उसको इसके बजाय उस सरकार अपना इन्वेस्टिगेशन करे, प्रॉपर करे और उसको सही मानकों के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करे, तो और लोगों को वही पुनर्स्थापित करने की कोशिश करे, वो अच्छा है। अगर जिस तरीके से देखा गया कि जनता और सरकार थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें जिम्मेदार है, तो अगर हम प्रकृति की बात करें तो इसका कितना असर पड़ता है अगर हम साइंटिफिक तरीके से इसे समझने की कोशिश करें? मैडम, ऐसा है कि ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि ये एमसीटी जोन के अंदर आता है। एमसीटी बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है एक्चुअली, जो हायर हिमालय का मेन थ्रस्ट जोन है। तो ये थ्रस्ट में अंदर ही ये बसा हुआ है ये जोशीमठ। तो उसमें क्या है कि इंडियन प्लेट और जो तिब्बतन प्लेट जो है, ये इंडियन प्लेट स्ट्राइक कर रही है तिब्बतन प्लेट पे, ठीक है ना, प्लेट है। तो उस पर क्या हो रहा है कि नीचे प्रेशर डेवलप हो रहा है। वो प्रेशर कितना है ये अभी किसी को मालूम नहीं है। जिस दिन फूटेगा उस दिन पता नहीं क्या होगा, ये भी एक सोचनीय विषय है। दूसरी बात यह कि ये सेस्मिक जोन है, सेस्मिकली ये जोन 5 के अंदर आता है। पहले 4 जोन होते थे, लेकिन अभी 5 जोन बन गए हैं। तो 5वें नंबर का जोन है, ये बहुत एक्टिव जोन होता है। और यहाँ इस एरिया में अगर 6 से एबव का रिक्टर स्केल का भूकंप आ गया तो लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा खिसक सकता है एरिया, 6 की तीव्रता का भूकंप आ गया तो ये है इस एरिया का बहुत बड़ा वो। तो जिस तरीके से बताया इन्होंने कि किस तरीके से वहाँ पे सेंसिटिव वहाँ की ज़मीन है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, दरारें आ रही हैं या फिर भूकंप की स्थिति पैदा हो रही है, इन चीज़ों को संतुलित किया जाए और जो परिवारों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, तो विस्थापित ही इसका समाधान नहीं है, बल्कि पुनर्वास के बारे में सोचना एक बड़ा समाधान इसके बारे में हो सकता है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।